गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स फॉर 12th क्लास। बेटा आज हम लोगों का कंटिन्यू डिस्कशन हो रहा है चैप्टर नंबर 11 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो आज हम लोग प्रीवियसली हम लोगों ने बात करी थी कि पर्सनालिटी क्या है। तो जो कुछ हम हैं, जो कुछ हम अपनी फिजिक के थ्रू, जो अपने आइडियाज़ के थ्रू, अपनी थिंकिंग के थ्रू, अपनी फीलिंग और अपने एक्शन के थ्रू जो कुछ भी हम शो ऑफ करते हैं वो हमारी पर्सनालिटी एक्चुअल में क्या है। ये टोटली आपकी एटीट्यूड से रिलेटेड, आपकी न्यू आइडिया, आपकी हैबिट्स क्या है, आप कौन कौन सी स्किल्स को परफॉर्म करते हो, आपका बिहेवियर ड्यूरिंग द एक्टिविटी, बिफोर एंड आफ्टर एक्टिविटी, एंड ग्रुप एक्टिविटी एंड इंडिविजुअल एक्टिविटी एंड और योर क्लास एक्टिविटी। इन सब में आपकी इन चीज़ों को लेकर डिस्कशन किया जाता है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, हमने प्रीवियसली भी कंटिन्यू बात करी थी कि पर्सनालिटी, जो टाइप ऑफ पर्सनालिटी में हम लोग बात कर रहेंगे सेल्डन जो हम लोगों ने प्रीवियसली क्लास में ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारी बॉडी 3 टाइप की होती है, जिसमें एक्टो, एंडो और मीजोमॉर्फ का डिस्कशन हम लोगों ने कर चुके थे। आज हम लोग एक बात कर रहे हैं कि कार्ल जंग्स के अनुसार हमारी बॉडी की, हमारी पर्सनालिटी की किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारी जो पर्सनालिटी है एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू जंग्स ये कहते हैं कि आप जब वर्क कर रहे होते हैं तो वर्क करते टाइम आपकी बॉडी का फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आप या तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। एक्सट्रोवर्ट से मतलब है कि आप या तो अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने वर्क को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आपकी जो सोशल क्वालिटी है, आपकी जो फ्रेंडशिप रिस्पॉन्स है, आप उनको ईजीली आप उनको वर्किंग में लाते हैं। और जो जैसे कि पॉलिटिकल पर्सन्स होते हैं, आपने देखा होगा बहुत एक्सट्रोवर्ट, ओपन होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, बोल देते हैं कुछ भी। तो ये एक्सट्रोवर्ट की, उनको ये नहीं होता कि हमने ये सब कुछ कहा तो इसका क्या होगा, उन्हें सिर्फ ये होता है कि हमें बोलना है, उसके आगे वो सोचना बंद कर देते हैं। लेकिन जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है, मैंने आपको लगातार आपकी क्लास में एक चीज़ आपसे डिस्कशन करती आ रही, तो मैंने आपको शूज़ का एक एग्जाम्पल दिया था कि आपके जो शूज़ हैं वो आपको बताते हैं कि आप एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है। तो जब आप एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो आपके शूज आउटर साइड्स में घिसने लगते हैं, क्योंकि आप जो आपकी वॉकिंग स्टाइल है वो आपकी इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होने की भी पहचान बताती है। अब हम इंट्रोवर्ट की बात करें तो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी क्या होती है, जो कॉन्शियस होते हैं, अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, अपने आप में रहते हैं, अपनी थॉट्स को, अपने आइडिया को बता नहीं पाते, मतलब उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और उनकी सोशल अवेयरनेस उतनी बेटर नहीं होती जितनी कि अदर की होती है। तो जैसे जो पोएट होते हैं, फिलोसफर होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं या जो साइंटिस्ट होते हैं, ये इंट्रोवर्ट होते हैं, क्योंकि ये अपने ही काम से मतलब रखते हैं। ये एक कंपनी में ज़्यादा देर, बहुत देर तक किसी कंपनी को एंजॉय नहीं करते हैं, but they do not feel comfortable socializing, bring around new people. And extrovert, there is the social status होते हैं, like they around people in the introvert them। अगर हम ये लोग बात करें कि कम्प्लीटली जो इंट्रोवर्ट है एंड एक्सट्रोवर्ट है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो बाहरी लोगों के साथ मिलने पर इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, लेकिन जब अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो ये डुअल पर्सनालिटी भी यहाँ पर आती है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपका जो एम्ब्रोसिट है, तो जो डबलिंग वेयर द पीपल कैन बी डेवलप इन द दीज टू एक्सट्रीम, जिसमें कि आप क्या होते हैं कि ये 2 कैटेगरी में आप इनको भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एम्बिशियस, ये ना तो इंट्रोवर्ट है ना एक्सट्रोवर्ट, ये दोनों ही क्वालिटी इनके अंदर डेवलप होती है, बैलेंसिंग होते हैं। जब इनके लिए फॉर इसेंशियल साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द थिंकिंग, फीलिंग, सेंस एंड, तो ये सब क्या होते हैं कि ये जंग के अकॉर्डिंग ऐसे पर्सन जो होते हैं बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू डिमांड अपने वर्क को बहुत ही इंडिविजुअली क्रिएट भी कर लेते हैं। तो बेटा लगातार जो हम कह रहे हैं कि ही डिवाइडेड इट पर्सनालिटी टाइप आफ्टर कैम्बिंग इन द एटीट्यूड विद द दोज फंक्शन। इन फंक्शन के अकॉर्डिंग हम ये भी बता सकते हैं कि ये जो पर्सन है, ये इनके अंदर जो मेंटल कंडीशन है या जो वर्किंग है वो किस तरीके की है। तो आप अपनी क्लास के अंदर इस टेस्ट को बहुत इजीली परफॉर्म करके देख सकते हैं। अब बात कर रहा है रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कौन कौन से ऐसे रोल हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम लोग लगातार बात में ये करेंगे कि आपके अंदर एक तो टीम स्पिरिट होती है, जो टीम होती है इसमें एज ए लीडर आप वर्क करते हैं, एज ए ग्रुप मेंबर आप वर्क करते हैं, तो ये दोनों ही पर्सनालिटी की आपकी पहचान होती है कि ये अपनी थिंकिंग के थ्रू, अपने एनालिटिक थिंकिंग के थ्रू, अपनी लीडरशिप क्वालिटी के थ्रू
अपने गोल अचीविंग आइडियाज़ के थ्रू और किसी भी रिस्क को लेने के लिए बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए हमें लीडरशिप स्किल उनके अंदर डेवलप करनी चाहिए। उनके अंदर हमेशा ये चीज़ होती है कि वो फेयर प्ले करें, मतलब वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। फिर उसके बाद है नेवर गेट अप, वो कभी भी किसी चीज़ को लेके ये नहीं है कि इस काम को करना है कि नहीं करना है। ग्रेट लवर, वो हर किसी के बारे में सोचते हैं कि उसे जितना बेटर बनाया जा सकता है उतना हम करने की कोशिश करते हैं। वो अपने टारगेट को लेकर भी फोकस करते हैं। उनकी जो स्ट्रेंथ एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो अपने वर्क को खुद करना चाहते हैं और दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि वो भी उस वर्क को किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि वो जब कभी भी अपने वर्क को करते हैं तो रिजल्ट के लिए कन्फर्म होते हैं कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। वो इस तरीके से प्लानिंग करते हैं कि प्लानिंग उनकी हमेशा एक बेटर प्लानिंग में हो, और वो अपने आप को अपने वर्क को ऑब्जर्व करते और एनालाइज करते हैं और उसके बाद अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को हमेशा बनाए रखते हैं। तो ये रोल ऑफ पर्सनालिटी है जो आपको बताती है कि किस तरीके से आपको अपने आप को डेवलप करना है। तो इसी से रिलेटेड है एक थ्योरी आपके पास, अभी हमने सेल्डन की पढ़ी, कर्ल जंग की पढ़ी। अब नेक्स्ट थ्योरी आती है आपके पास बिग 5 थ्योरी। तो बिग 5 थ्योरी जो होती है आपकी एक कैटेगरी ऐसी है जो आपकी 5 पर्सनालिटी को यहाँ पे बताया जा रहा है जो पूरे यूनिवर्स में सब जगह है। तो दे आर फॉलो, तो हम उनको करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है एस्ट्रोविजन। तो एस्ट्रोविजन हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, कैरेक्टर वाइज सोशलाइज्ड होते हैं, अपनी थिंकिंग को एक्सप्लेन करते हैं और स्टेबिलिटी अपने आप को हाई अमाउंट ऑफ द इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ होते हैं। ये बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि अपने वर्क को इंडिविजुअली के साथ साथ टीम के साथ भी एंजॉय करते हैं। फिर है नेक्स्ट है आपके एग्रेशंस। द इंक्लूड इन द आर्टिस्ट लाइक द ट्रस्ट, काइंडनेस, इनके एफर्ट और द सोशल बिहेवियर इनका बहुत अच्छा होता है। और ये बहुत ही एग्रेसिवली किसी भी वर्क को करने में और बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कि अपने कंपटीशन को, अपने ही मैनिपुलेटेड बिहेवियर को लगातार ये बनाए रखते हैं। फिर है नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस वाले। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, इनमें हाई लेवल तो होता है अपनी सोच के लिए, अपने आइडियाज़ के लिए। ये गुड एम्प्लॉयज़ कंट्रोल भी होते हैं और अपने डिजायर्ड गोल को अचीव करना चाहते हैं। अपने बिहेवियर के थ्रू एक बेटर बिहेवियर होता है। और ये सबसे पहली चीज़ है कि ये किसी भी ऑर्गेनाइज में बहुत ही इसको बेटरली परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं, अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं लोगों पे। और इन सब के अलावा इनका जो शो ऑफ लेवल होता है वो एन्जॉयफुल होता है। ये अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बहुत एन्जॉय करते हैं। और इन सब के अलावा एक ये वाली चीज़ भी आती है कि ऐसे पर्सन जो कि अपने आप को बहुत ही डिपेंडेबल मान के चलते हैं। तो कॉन्शियसनेस पर्सन के अंदर ये वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है कि आप अपने वर्क को किस तरीके से यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो अब आपके लिए एक चीज़ और ये आती है कि अगर कॉन्शियसनेस की बात की जा रही है तो ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन्ड भी होते हैं, अपने टारगेट को फोकस करते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के साथ एडजस्टमेंट बिहेवियर होता है और ये अपने इमोशन पर, अपने आप पर डिपेंडेबल होते हैं। फिर न्यूरोटिज्म के बारे में बात करी तो न्यूरोटिज्म पर्सन क्या होते हैं, तो ऐसे पर्सन जो होते हैं ये इमोशनली अनबैलेंस्ड होते हैं। मतलब ये कभी भी भावुक हो जाते हैं, कि भी किसी चीज़ को देख के बहुत जल्दी रिएक्ट करना, जैसे कि खुश हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, किसी मूवी को देख के, किसी आर्टिस्ट को देख के या अपने आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में होने वाली चीज़ों को देख के ये बहुत ज़्यादा ये इरिटेबल भी होते हैं। मतलब अगर किसी चीज़ ये इनको बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें पिंच करती हैं। ये नैरो भी बर्ड होते हैं, मतलब बातों को लेकर कॉन्शियस रहते हैं कि ऐसा क्यों है, एंजाइटीज होते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लेते हैं ये। और क्विक टू वरी और मतलब स्मॉलेस्ट मैटर, किसी भी छोटे से बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहटपन इनके अंदर होती है। तो ऐसे पर्सन जो होते हैं आप लोग मोस्टली ये देखिए कि दे आल्सो बिकम द विक्टिम ऑफ द सब्सटेंस एब्यूज़ करना,
एंड मैनी डाई एट द यंग एज। ऐसे लोग बहुत जल्दी अपने आप को डिप्रेस भी हो जाते हैं और यंग एज में कुछ ना कुछ ये इस तरीके का इनका बिहेवियर हो जाता है, या तो एक किलर के रूप में अपने आप को रिस्पॉन्ड करने लगते हैं या खुद को ही हार्म कर लेते हैं। और ये जो होता है दोज लो इन द ट्रैट आर मोर स्टेबल emotionality and do not expense mind swing. They are the laid back, confident and can ideal successfully with the stress and pressure. They can also adjust more easily to their environment. तो बात लगातार ये हो रही है कि किसी भी पर्सन को अपने आप के लिए किस तरीके से इस्टेब्लिश और इमोशनली होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आती है लास्ट थ्योरी ओपियंस के लिए। ओपियंस इज द कंटेक्ट मैच मोर देन बिग फ्रैंक एंड एक्सप्रेसिव। इट रेफर टू द हाई लेवल ऑफ द रिस्पेक्टेबिलिटी टुवर्ड्स न्यू आइडियाज एंड चैलेंजेस। ओपन इंडिविजुअली हैव टू द एडवेंचरस एंड द क्यूरियस स्पिरिट। और ये सबसे स्पेशली है कि द एबिलिटी टू एक्सट्रीम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, नए आइडियाज़ को लेके आते हैं। दोज हु आर लो इन द ट्रैट रिस्ट चेंज, ये बहुत जल्दी किसी पे विश्वास भी नहीं करते। एंड लैक इमेजिनेशन, ये बहुत कम इमेजिन, मतलब ये सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ को पाना है, किसी चीज़ को हमें अचीव करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हम अपने आइडियाज़ को क्रिएट करें। ये चैलेंज को एक्सेप्टेबल करते हैं और किसी भी एक्सपेरिमेंट को ये बहुत ज़्यादा ये फूडी भी नहीं होते हैं। ये किसी भी चीज़ को लेकर ये सोचते हैं कि जितना हमें ज़रूरत है उतनी ही हम इस चीज़ को यूज़ करें। और एंड दे इंक्लूएंस इसके ऑफ द हियर एज द एस्टेब्लिश हैबिट्स। इनकी हैबिट्स जो होती हैं वो बहुत ही अपने आप में बैलेंस भी होती हैं। तो ये जो पीपल होते हैंगे ये क्रिएटिव भी हैं और एडवेंचरस होते हैं, इनको नेचर के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है और ये एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ भी अपने आप को इंडिविजुअल इंगेज करने के बाद भी कहीं ना कहीं अपने आप को एक क्वालिटी के साथ डेवलप करे रहते हैं। तो बिग की जो 5 थ्योरी है ये इस तरीके से आपको क्रिएट कर गई है कि आप किसी भी व्यक्ति को पहचान कर इस तरीके की आप उसको आइडिया में ला सकते हैं। तो बेटा आपको बिग की 5 थ्योरी याद करने के लिए सबसे पहला क्या है, इसका फर्स्ट पॉइंट याद कर लीजिए, ओपनिंग का O, देन कॉन्शियसनेस का C, एंड एस्टीम एक्सट्रोवर्ट का आपके पास है E, एंड एग्रेसिव का है A, एंड न्यूट्रोसिज्म का है आपके पास N। तो OCEAN, OCEAN को आपको याद रखना होगा कि OCEAN आपकी बिग 5 थ्योरी है जिसको आपको कंफर्टेबली याद करना। तो OCEAN taking the first letter of the each components in the sequence given the above. Study in the subject have come to the conclusion that those personality determine shape and the both नेचर, इसमें बायोलॉजिकल नेचर और इन्वायरमेंटल नेचर दोनों की बात करी गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इट शुड बी द मेंटेन दैट द दोज dimension will be the present in some degree individual rather than the bring exclusive in each other. That is the person can be the both agreeable and the extrovert are conscious and open at the same time। एक ही टाइम में इस तरीके के कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक ही टाइम में इस तरीके का बिहेवियर कर सकते हैं। तो बेटा ये जो है आपको इसको एक पर्सनालिटी टाइप एंड आपको एक चार्ट बनाना होगा जिसमें चार्ट में आपको सबसे पहला सेल्डन की आपको इसमें दिखाना होगा कि सेल्डन ने आपसे क्या कहा है। सेल्डन के बाद आपकी आती है कार्ल जन्स की, तो सेल्डन की एंटो एक्टोमीजो याद रखना होगा। कार्ल जन की आपके एस्ट्रो इंट्रो और एम्बियस याद रखना होगा। फिर आपको याद रखना होगा बिग 5 थ्योरी में आपके पास किस तरीके से आ रही है OCEAN, ओशियन के बारे में आ रही है। तो ये थ्योरी को आपको याद करना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि 5 मार्क्स में कहीं ना कहीं आपको एक थ्योरी कम्प्लीटली एग्जाम में आएगी। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास मोटिवेशन एंड टाइप्स। तो मोटिवेशन क्या है, तो हम हमेशा याद रखते हैं कि मोटिवेशन इज एनी कंडीशन दैट माइट एंग्रेज एंड डायरेक्ट योर एक्शन। ये क्रॉक ने कहा है। इसके अलावा एल्डर्स ने भी ये कहा कि मोटिवेशन इज़ द जनरल लेवल ऑफ एग्रेशन टू एक्शन इन द इंडिविजुअल। तो मोटिवेशन क्या है, इसको अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो कुछ भी है आसपास हमारे पास,
अगर हम उसको अपने एक लाइफ आउट साइड वर्क की बात करें या मोटिवेशन की बात करें, तो हमारे लिए कि मोटिवेशन एक डायरेक्टली इंस्पायरिंग वर्क होता है जो हमें साइकोलॉजिकल डिफाइन मोटिवेशन की बात करी जाए तो साइकोलॉजिकली मोटिवेशन द कॉज ऑफ द पर्सन एक्शन डिजायर एंड नीड द प्राइमरी ड्राइव ऑफ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। तो गोल ओरिएंटेड क्या है? अप्लाई टू ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज, जिसमें आपकी मेंशन है कि एक जस्ट एक्शन के रूप में और एक लॉन्ग टर्म विजन के रूप में। तो अगर हमें बात करें जाए वाई डू वी कुक फूड, हम क्यों बनाते हैं? तो टू ईट एंड फिल अप द स्टमक, हम अपने स्टमक को फिल करने के लिए करते हैं। लेकिन मोटिवेशन फैक्टर इज़ द कॉज ऑफ द हंगर एंड ऑफ कोर्स द सर्व। आप क्या करते हैं कि जब कभी भी किसी वर्क को करते हैं तो उस चीज़ को लेकर आपको यह याद रखना होगा कि आपको इस मोटिवेशन की क्यों नीड है और मोटिवेशन फैक्टर आपको किस तरीके से वो करता है। तो मोटिवेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच एंड द इंडिविजुअल इन द इंस्पायर्ड एंड स्टिमुलेटेड टू एक्ट इन द पर्टिकुलर फैशन ऑन द मिरर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मान लीजिए आज आपको कोई भी, आप किसी भी एक्टर को फॉलो करते हैं, किसी भी प्लेयर को फॉलो करते हैं, तो ये फॉलो करना जो आपको क्यों, क्योंकि वो आपके लिए इंस्पायरिंग पर्सन है, वो आपके लिए मोटिवेशन है, जिनको देख के आप चीज़ों को सीखते हैं। जैसे अगर आप पायलट बनना चाहते हैं या आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आप एनडीए में जाना चाहते हैं या आप इंजीनियर, तो आपके लिए एक मोटिवेशन पर्सन वो व्यक्ति की लाइफ होगी जो आप जो बनना चाहते हैं वो बना हुआ है, आप उसको देख के सीखते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं। तो यही एक मोटिवेशन। तो इंटरनल मोटिवेशन की बात करी जाए या इंस्ट्रेंसिक मोटिवेशन की बात करी जाए तो इंस्ट्रेंसिक मोटिवेशन इज द वन दैट द सीक इंटरनल रिवॉर्ड एंड रिस्क फॉर विथ इन द इंडिविजुअली। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल प्रेशर और कंसिडरेशन। अगर ये वाली बात करी जाए कि जो आप वर्क करते हैं, तो अगर एज ए स्टूडेंट हम एक इसका एग्जाम्पल लें तो स्टूडेंट हु हैज़ द पैशन फॉर पेंटिंग विल द प्रैक्टिस टिल ही बिकम स्किल्ड एट इट, नॉट बिकॉज ही इज़ द फोर्स टू बट बिकॉज ही वॉन्ट टू फॉर हिज ओन सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे बात है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, तो इसी तरह जो इंस्ट्रेंटिक मोटिवेशन होता है वो आपकी कॉग्निटिव जो एबिलिटी होती है, जो आपकी सोशल एबिलिटी होती है, उसको बताता है, सोशल एंड फिजिकल आपकी डेवलप करता है। और स्टूडेंट में ये मोटिवेशन लकीली टू द फोकस ऑन देयर टास्क एंड एक्सप्लेंस इन दैम द टाइप ऑफ मोटिवेशन इट सेल्फ सस्टेनिंग एंड ऑल्सो सर्व द पासेज ऑफ द टाइम। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप ये चीज़ जानते हैं कि आपको इंटरनली किसी चीज़ के साथ मोटिवेशन मिल रहा है, तो मोटिवेशन विद द इंडिविजुअल एंड द गाइड ऑन द परफॉर्म बेटर इन द सेटिस्फाइड ऑन योर पर्सनल थिंग। मैं लगातार यही वाली बात करी, जो आपकी नीड है, जो आप चाहते हो, और उन सब को कौन आपका इंटरनल मोटिवेशन ही आपको यहाँ पर सक्सेस कर सकता है। सेकंड चीज़ आती है आपके पास एक्सटर्नल मोटिवेशन। अगर आप इंटरनल मोटिवेशन के लिए बात करेंगे कि अगर आप किसी हिल एरिया पे जा रहे हैं, तो इंटरनल मोटिवेशन आपके लिए वही फैक्टर वर्क करता है जो कि आपको एक टास्क को क्लियर करने में मोटिवेट करता है। अब आ रहा है एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन या आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो एज अपोजिट टू इंस्ट्रेंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन इज द मोर गोल ऑर्गेनाइज्ड and seek a desired outcome. It rises from the external influence and is used as the situation in the absence of the internal motivation. सबसे बड़ी चीज़ है कि external motivation push him in the डायरेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स। हमें आपने उसको कहता है एक्सटर्नल मोटिवेशन इज़ द ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, दोनों ही चीज़ देता है। द मोटिवेशन डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंटल फैक्टर। मैं लगातार यही कह रही हूँ कि जब आप कभी भी अगर आप अकेले सिर्फ स्कूल आते हैं और कंप्लीट करते हैं अपनी स्टडी को, और उसके बाद क्या करते हैं कि आप अपने लौट जाते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब आप अनहैप्पीली किसी वर्क को करते हैं तो आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता,
और जब आप किसी वर्क को कंप्लीट नहीं करते तो या तो आपको पनिशमेंट मिलता है या आपको वर्किंग के लिए बार बार पिंच किया जाता है। तो अगर आपके पास एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात करी जाए तो सबसे पहला एक्सटर्नल मोटिवेशन आपके पास क्या आता है? रिवॉर्ड। या तो आपको क्लास में बहुत अच्छी शाबाशी मिल रही है, आपको वर्क के लिए आपको मेडल मिल रहा है, जो भी मिल रहा है। फिर पनिशमेंट, अगर आप अपने जो भी आपको असाइनमेंट वर्क दिया गया, जो भी आपको कॉपी वर्क किया गया, जो भी प्रैक्टिकल वर्क दिया गया, अगर आप उसे कंप्लीट नहीं करते तो आपको क्या मिलता है? पनिशमेंट मिलता है। एक्शन पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन से मतलब है आप जब किसी भी वर्क को आपको दिया जाता है तो आप एक्टिवली उसके लिए एग्री होते हो कि हाँ मैं उस चीज़ को करूँगा, आई डू इट, मैं कर सकता हूँ। अगर आप उसको नहीं करते तो ये आपके लिए क्या होगा? यहाँ पनिशमेंट में हो जाएगा। इक्विपमेंट्स एंड द सराउंडिंग, बात हो रही है कि जो भी आप न्यू आइडियाज़ क्रिएट करते हैं, जो भी न्यू वर्क करते हैं, तो उसके लिए आपको इक्विपमेंट्स की नीड है और आपको एक ऐसे सराउंडिंग इन्वायरमेंट की नीड है जहाँ पर कि आपके साथ काम करने वाले वर्कर या वर्क जो भी हो रहा है उसके साथ आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली या जो भी लोग हैं वो आपके साथ एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें। जैसे साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के आसपास का इन्वायरमेंट है, एज ए साइंटिस्ट वर्क होगा। जैसे प्लेयर के आसपास का इन्वायरमेंट है, आपको एक बेटर ग्राउंड होगा, आपको उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स की जो नीड है वो सारी फुलफ़िल की जाएंगी। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास टीचिंग मेथड्स। जैसे अभी ड्यूरिंग द कोविड-19 टाइम में क्या हो रहा है कि हम लोग लगातार आपको वीडियोज़ के थ्रू मोटिवेट कर रहे हैं, आपको वीडियोज़ के थ्रू आपकी स्टडी करा रहे हैं। अगर आप इसको वॉच करते हैं, आप इसको जज करते हैं, आप इसको जब इसको सुनते हैं तो कहीं ना कहीं एक आपके पास आइडिया जाता है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना। तो ये टीचिंग मेथड ही आपको अप्लाई करता है कि आपको कोई चीज़ कितने हद तक समझ आती है। फिर या आप ऑन द ग्राउंड जब किसी एक्टिविटी को कर रहे हैं तो जो स्किल परफॉर्मर जो आपका कोच होता है वो आपको टीचिंग मेथड्स बताता है और उन टीचिंग मेथड्स के थ्रू आप स्किल को सीखते हैं। नेक्स्ट चीज़ है ऑडियो विजुअल एड्स, जो लगातार आपको यहाँ पे वर्क दिया जा रहा है कि जैसे हम ऑडियो विजुअली हम इस चीज़ को कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको वर्क को उसी तरीके से प्रेजेंटेशन दिया जाता है। फिर टेस्ट इवैल्यूएशन एंड द कॉम्पिटिशन्स, तो बात हो रही है कि जो भी आपको एक वर्क कराएगा कंपटीशन के लिए उसका आपको एक टेस्ट लिया। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक स्किल सिखाई, वो स्किल थी पेनल्टी शूट आउट की। अब मैंने आपको पेनल्टी शूट आउट की डिफरेंट तरीके से बताया कि बेटा पेनल्टी शूट आउट करने के टाइम आपकी बॉडी का मूवमेंट, आपकी बॉडी का वर्क एक्ट है लीवर, आपकी बॉडी का फोर्स, आपकी बॉडी का मूवमेंट, आपकी बॉडी की पुशिंग एंड किकिंग और आपकी ऑब्जेक्ट को जज करने की क्लियरेंस, ये सारी चीज़ें आपको एक टेस्ट में दी गई हैं। अब आपको इवेल्यूएट करना, आपको कोच देता है कि आप उसी चीज़ को कितना क्लियरली परफॉर्म कर रहे हैं और उस टेस्ट का क्या इवैल्यूएशन निकल के आ रहा है और आप जो कर रहे हैं वर्क उसको बेटरली। फिर है टीचर पीपल रिलेशनशिप। मान ली अब बात हो रही आपकी और मेरी, अगर मैं एज ए टीचर आपको कोई चीज़ सिखा रही हूँ, एज ए टीचर आपको पढ़ा रही हूँ और आप एज ए स्टूडेंट या पीपल उस चीज़ को समझ रहे हैं, तो हम लोग के बीच में एक रिलेशनशिप है एज ए टीचर और एक टीचर और स्टूडेंट का। तो अगर हम टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन को बेटरली परफॉर्म करते हैं तो अंडरस्टैंडली हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और बेटर रिजल्ट के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब बात आती है आपकी टेक्निक्स ऑफ द मोटिवेशन। तो कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली है एक्टिवली शेड्यूल। आपको क्या होता है कि जब आप कभी वर्क को कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ये भी होता है कि हम किसी वर्क को कितना अच्छे से कर पाते हैं। सेकंड चीज़ है नॉलेज और एथलीट्स। तो हम लोग बात ये भी कर सकते हैं कि अगर ये है कि अगर आपको जो भी कैरिकुलम दिया गया है, जो आपको स्किल सिखाई गई है बेसिकली आपको डेवलप करने के लिए, आपकी एक्टिविटी को डेवलप करने के लिए, तो वो आप टाइम टू टाइम इस चीज़ को सीखते हैं। और जो प्राइमरी स्कूल एज होती है उसमें आपको सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को सिखाया जाता है। फिर नाइन योर एथलीट। तो ईच एथलीट कम फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड विद द वेरियस एक्सपीरियंस एंड द हैविंग डिफरेंट डिग्री ऑफ द मैच्योरिटी। हम ये मानते हैं कि हर एक स्टूडेंट एक सा नहीं होता, हमें स्टूडेंट को उसके अकॉर्डिंग टू वर्क यहाँ पे क्रिएट कराना होता है। टीचिंग एज द मोटिवेटर। मैं लगातार आपको यही कह रही हूँ कि जब आप किसी भी इंस्पायरिंग पर्सन से अफेक्टेड होते हैं तो आपको जो टीचर है वो आपको जब किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज देता है तो वो आपके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर का भी काम करता है।
तो जो टीचर और कोच होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, और ये जब हाईली स्किल एक्टिविटी को अपने करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को इसमें इंक्लूड करते हैं, स्किल को सिखाते हैं, तो जब आपको डायरेक्टली किसी चीज़ को ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के थ्रू दिया जा रहा है, तो आपके और उसके बीच में एक जो मोटिवेटर का वर्क होता है वो टीचर करता है, और आप उससे मोटिवेट होकर या एथलीट से मोटिवेट होकर आप उस चीज़ को थ्रू आउट वर्क करते हैं। फ्रीडम टू बिगनर, हम ये चीज़ जानते हैं कि जो बिगनर होते हैं वो, अगर आप उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें देंगे, बहुत ज़्यादा सिखाने की कोशिश करेंगे, वो एकदम नहीं सीख पाते। उनके लिए ज़रूरी होता है कि जो बिगनर होते हैं उनको आप ये बताइए कि उनको फ्रीडम दीजिए कि वर्क को वो अपने तरीके से भी कर सकें। आप उनको स्किल सिखाते हैं गुड, लेकिन उस स्किल को परफॉर्म करना एक बेटर वो है। लेवल ऑफ द गोल सेटिंग, हम लोग ये भी जानते हैं कि गोल जो होता है आपको एक वर्क के रूप में यहाँ पर दिया जा रहा है, जो आपको इफेक्टिव मोटिवेशन पॉजिटिवली दिया जा रहा है। एंड नेसेसरी टू द सेट द रियलिस्टिक गोल बेस्ड ऑन योर ऑन एबिलिटी, हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही उसको वर्क दिया जाना चाहिए और उसका लेवल डिसाइड किया जाना चाहिए कि वो गोल को किस तरीके से अचीव कर सके। आइडेंटिफाई द इंसेंटिव फैक्टर्स, इंसेंटिव फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे वर्क जिसके थ्रू क्या होता है कि आप अपने आप को पर्टिकुलर जो वर्क करा जा रहा है या जो वर्क के थ्रू आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें आप एंजॉय भी कर सकें, आपकी अपनी चूज़ कर सकें कि आपको कौन से वर्क में पार्टिसिपेट करना है, और उसके बाद आपको जो स्पोर्ट्स एंड गेम है उसको अपने अकॉर्डिंग भी अपनी पर्टिकुलर स्टाइल के थ्रू भी यहाँ पे करने की होनी चाहिए। फिर है असाइनिंग वेल द डिफाइंड द रोल, अब है असाइनिंग वेल डिफाइंड रोल द एथलीट्स इनहेंस देयर द पार्टिसिपेशन इन द सेल्फ कंपेयर। अब लगातार यही बात हो रही है कि जब आप वर्क को करते हैं तो वर्क को करने के साथ साथ आपकी वर्किंग भी उतनी ही इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, जिससे साइकोलॉजिकली किसी भी चीज़ का प्रेशर स्टूडेंट के या एथलीट के ऊपर ना रहे, वो अपने परफॉर्म को इनहेंस बढ़ाता चला जाए और पार्टिसिपेट करके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सके। तो यहाँ पे लगातार जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि एक्सरसाइज, तो अब जी बेटा जो एक्सरसाइज अधरेंस है ये आपके चैप्टर से हटा दिया गया, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। इसके अलावा आपके पास ये वाली चीज़ भी है कि आप जब किसी वर्क को करते हैं तो आपको बेनिफिट भी मिलना चाहिए, तो आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है उसके बारे में आपको यहाँ पे वर्क के बारे में बात की जाएगी। फिर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, तो बेटा इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो एंड कमेंट्स ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू ऑल 12th क्लास स्टूडेंट्स।